Welcome to Shripriti Education Online Classes. So today we are going to see the compilation process in C. तो क्या process होती है compilation की C में? So the process of converting the source code into the object code is known as the process of compilation. जैसा कि मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि सोर्स कोड को जब हम ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंपाइलेशन कहते हैं. अब सोर्स कोड क्या था? जब हमने एक प्री डिफाइंड सिंबल, प्री डिफाइंड लैंग्वेज जो हमें प्रोवाइड की है, जो सी लैंग्वेज के कुछ कीवर्ड्स हैं जो प्रोवाइड किए इंग्लिश अल्फाबेटिकल में, जो लिखा गया है प्रोग्राम, दैट इज सोर्स कोड. उसको चेंज कर दिया हमने ऑब्जेक्ट कोड में, तो हमने इसको क्या बोला? प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन. Converting process is done through the compiler. तो compiler के थ्रू converting process is done through the compiler. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंपाइलर कहते हैं. जो प्रोसेस कन्वर्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कन्वर्टिंग दिस सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होने की प्रोसेस को कन्वर्टिंग प्रोसेस कहते हैं. और साथ में किसके थ्रू होता है? कंपाइलर के थ्रू होता है. और कंपाइलर क्या है? एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट कोड में. तो compiler checks the source code for the syntactical or structural errors, and if the source code is error free then it generates the object code. That is, क्या बताया इसमें? हमने ये बताया कि क्या compiler क्या करता है? syntactical और structural errors को चेक करता है कि भाई जो C में एक syntax दिए हुए हैं क्या वो correct syntax है. अगर माना कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का टाइप होता है डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, राइट? ये सिंटैक्स है सी का. अब हमने लिख दिया वेरिएबल पहले लिख दिया और डेटा टाइप बाद में दे दिया, तो क्या हो गया? ये हो गया एक सिंटैक्टिकल एरर. एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है कि आपको पहले आपको कुछ इंक्लूड करनी है, हेडर फाइल्स, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल्स इंक्लूड करनी है. ये क्या हो गया? एक स्ट्रक्चर हो गया. आफ्टर दैट क्या हो गया? उसके बाद आप मेन फंक्शन पे आओगे, फिर आप वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, डेटा टाइप यूज करके वेरिएबल डिक्लेयर करोगे. अब आपने उस प्रोग्राम में क्या किया? आपने डेटा टाइप डिक्लेयर किया नहीं और वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो ये तो नहीं चलेगा ना. फिर आप मेन ही नहीं आपने चलाया, तो क्या हो गया? मेन फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, तो क्या आ गया? एक स्ट्रक्चरल एरर आ गया. हियर यू कैन सी, एज आई टोल्ड यू कि मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया हुआ है. So this is what? This is the source code. ये क्या है? ये है source code. और कंपाइलर के थ्रू ये किस में चेंज हो गया? ऑब्जेक्ट कोड में चेंज हो गया. Or we can say that the machine code. This process involves 4 steps. First one is the pre-processing, second one is the compiling, third one is the sampling, and the fourth one is linking. Pre-processing, second is compiling, third is the sampling, and fourth one is linking. So first of all, we are going to see the pre-processor. The source code is written in the text editor when we save it with the .c file extension. तो जो सोर्स कोड होता है वो क्या होता है? C एक एडिटर पे लिखा जाता है, टेक्स्ट एडिटर पे, एंड देन हम उसको क्या करते हैं? .c फाइल एक्सटेंशन से सेव कर देते हैं. तो जो सोर्स कोड होता है वो क्या होता है? देखो, सोर्स कोड प्री प्रोसेसर से पास होके कोड को एक्सपेंड कर देता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स कोड इज पास टू द प्री प्रोसेसर व्हिच एक्सपेंड्स द कोड. तो प्री प्रोसेसर क्या करता है? आपके कोड को एक्सपेंड कर देता है. उसमें जितने भी कमेंट्स होते हैं, रिमूव्स ऑल द कमेंट्स फ्रॉम द सोर्स कोड. आपने जो भी सोर्स कोड में कुछ कमेंट्स यूज किए होंगे, कुछ भी यूज किया होगा, तो वो क्या करेगा? आपका 5 लाइन का कोड है. अब 5 लाइन के कोड को वो क्या करेगा? एक्सपेंड कर देगा. 5 लाइन के कोड को प्री प्रोसेसर की मदद से 10 लाइन का जिसको जैसा उसको चाहिए होगा वो करके एक्सटेंड कर देगा कोड को. और उसमें से फालतू के कमेंट्स हैं, सब कुछ है, वो क्या करेगा? सब हटा देगा. प्री प्रोसेसर टेक्स द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव and interprets it. तो preprocessor क्या करेगा? Takes the preprocessor directives होती हैं stdio.h, conio.h, और उसको क्या करता है? Interpret करता है. Suppose for example के लिए देखिए stdio.h, that means standard input output header file हम use कर रहे हैं. The directive is available in the program. Then the preprocessor interpret the directive. ये क्या है? Preprocessor interpret करेगा
and replace this directive with the content of the stdio.h file. तो क्या stdio.h फाइल है हमारे पास, उसमें कुछ कोड लिखा हुआ होगा, उसको इंटरप्रेट करेगा जो हमने इंक्लूड किया है अपने प्रोग्राम में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन से रिलेटेड। उसमें क्या होगा, कोड होगा। अब उसको क्या करेगा, द डायरेक्टिव इज अवेलेबल इन द प्रोग्राम, ये क्या कहलाता है, डायरेक्टिव्स कहला सकते हैं। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा उसको, और इस डायरेक्टिव को रिप्लेस विद द कंटेंट ऑफ द, जो कंटेंट होगा stdio.h फाइल का, उससे रिप्लेस कर देगा। तो प्री प्रोसेसर का काम समझ में आ गया कि भाई प्री प्रोसेसर हम जब ऐड करते हैं, हेडर फाइल्स हमारी जो होती हैं इंक्लूड करवाते हैं जब हम डायरेक्टिव्स, उसको रिप्लेस कर देता है विद द कंटेंट ऑफ द stdio.h फाइल से, और हमारे कोड को एक्सपेंड कर देता है बाय रिमूविंग ऑल द कमेंट्स फ्रॉम द सोर्स कोड। प्री प्रोसेसर से जो कोड आया एक्सपेंडेड कोड, ये वाला जो कोड एक्सपेंड होके आया, सोर्स कोड तो हमने जो लिख लिया, प्री प्रोसेसर पे गया, प्री प्रोसेसर ने कोड को एक्सपेंड कर दिया। आफ्टर दैट उसने क्या किया, वो डायरेक्टिव पढ़ ली प्री प्रोसेसर ने, जो हमने इंक्लूड stdio.h लगाई, उसमें जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस यूज हुए हैं कि इनपुट कराने के लिए, प्रिंट वो इनपुट लेने के लिए, फिर प्रिंट स्कैनफ इनपुट, फिर प्रिंटफ। तो ये क्या किया, जब हम इनपुट लेंगे और प्रिंट करेंगे तो प्रिंटफ ले लिया प्रिंट करवाने के लिए आउटपुट, फिर स्कैनफ ले लिया इनपुट करने के लिए, लेने के लिए यूजर से। तो क्या हुआ, ये सारे फंक्शंस किसमें डिफाइंड रहते हैं, ये सारे फंक्शंस डिफाइंड रहते हैं हमारे stdio.h फाइल में। अब प्री प्रोसेसर ने क्या किया, उसको इंटरप्रेट किया, उससे इंटरप्रेट किया तो उसने क्या किया, कंटेंट सारे के सारे उसके जो stdio.h फाइल के हैं वो रिप्लेस कर दिए इस stdio.h फाइल के कंटेंट से। अब कंपाइलर पे हम बात करते हैं कि भाई कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर, अब जो एक्सपेंडेड कोड आया है प्री प्रोसेसर के थ्रू, वो क्या करेगा, सेंड इट टू द कंपाइलर, एक्सपेंडेड कोड जिसमें से सही सारी की सारी हमने रिमूव कर दिया है सब कुछ, तो सेंड इट टू द कंपाइलर। अब ये क्या हुआ, एक्सपेंडेड कोड हो गया, कंपाइलर के पास सेंड किया, कंपाइलर ने क्या किया, असेंबली कोड बना दिया, कंपाइलर ने एक असेंबली कोड जनरेट कर दिया। अब असेंबली कोड जनरेट कर दिया तो हमने क्या लिखा था, समझा था कि असेंबली लेवल कोड को कन्वर्ट करता है कौन, असेंबली लेवल कोड को कौन, असेंबलर कन्वर्ट करता है। तो असेंबलर कन्वर्ट द असेंबली कोड इनटू द ऑब्जेक्ट कोड, दैट इज द मशीन कोड। अब the assembly code is converted into object code by using an assembler. The name of the object file generated by the assembler is the same as the source file. The extension of the object file in DOS is .objects, .obj जिसको बोलते हैं .object, and in Unix extension is O. If the name of the source file is hello.c, then the name of the object file would be hello.object. अगर मैंने ये वाली प्रोसेस पे, यहाँ पे मेरे पास एक हेलो नाम की फाइल है, ये हेलो नाम की मेरी फाइल है, hello.c करके जो मेरी फाइल है, पहले वो प्री प्रोसेसर के पास गई, प्री प्रोसेसर ने सारे कोड को एक्सपेंड कर दिया। आफ्टर दैट एक्सपेंडेड कोड को कंपाइलर के पास सेंड किया, कंपाइलर ने असेंबली कोड में चेंज कर दिया, एंड देन असेंबली कोड जो आया हमारे पास, असेंबलर ने उसको लैंग्वेज प्रोसेसर जिसे हम कहते हैं, असेंबलर ट्रांसलेटर जिसे कहते हैं, उसने ऑब्जेक्ट कोड में कर दिया। अब ऑब्जेक्ट कोड में जो मेरा सोर्स कोड था वो क्या था, hello.c, तो यहाँ आके वो क्या हो गया, ये वो बन गया, उसका जो एक्सटेंशन हो गया hello.object। अब हम लिंकर पे आते हैं। अब लिंकर नाम से समझ में आता होगा कि भाई लिंकर क्या है, लिंकर जो सारी चीजों को लिंक कर दे। अब मेनली ऑल द प्रोग्राम्स written in C use library functions, कुछ बने बनाए लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, तो जो प्रोग्राम हम लिखते हैं तो हम उनका यूज करते हैं। अब जैसे printf है, अब printf के लिए हम कोई फंक्शन बनाएंगे नहीं, ऑलरेडी ही जब हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड करा रहे हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को, तो उसमें वो फंक्शंस डिफाइन किए गए हुए हैं, तो हम वो फंक्शन बनाएंगे नहीं, हम गेट ch यूज कर रहे हैं, तो हम वो फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है, वो एक लाइब्रेरी फंक्शन में पहले से ही दिए गए हुए हैं। अब the work of the
The work of the linker is to link all the object files. That means अब ये जो object file बनी है हमारी hello.object, वो क्या करेगा linker? उसको link कर देगा और एक .exe फाइल प्रोड्यूस करेगा. That means एक executable फाइल बनेगी. Sometime ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जब हम कोई प्रोग्राम को टू द फंक्शन डिफाइंड इन द अदर फाइल्स, किसी अदर फाइल में कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है, देन द लिंकर प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो उसमें क्या करेगा? लिंकर प्ले करेगा, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इट लिंक्स द ऑब्जेक्ट कोड ऑफ दिस फाइल टू अवर प्रोग्राम. तो लिंकर एक काम कर सकता है कि अगर हमें वो वाला फंक्शन किसी फाइल में डिफाइंड है और तो हमें हमारी फाइल में चाहिए, तो हम क्या कर, ऑब्जेक्ट कोड लिंक कर देगा वो. तो इट लिंक the object code of this file to our program. After that, therefore, we conclude that the job of the linker is to link the object code of our program. कि भाई जो हम क्या conclude करेंगे कि job of the linker जो है is to link the object code, कि link करें object code को of our program with the object code of the library files and other files. That means, first of all, here you have to see is that sometimes the situation arises whenever program refer to the function. Whenever program refer to the function, that means जब हमारा कोई program function को refer करेगा and defined in other files, और वो function that function was defined in another file, then the linker play a very important role in this. It links the object code of these files to our program. तो वो क्या करेगा? उस फाइल के ऑब्जेक्ट कोड को हमारे प्रोग्राम में लिंक कर देगा with the help of the linker. Therefore, we conclude that the job of the linker is to link the object code of our program. तो हम क्या ये therefore we conclude, क्या conclusion क्या निकल सकते हैं कि job of the linker is to link the object code of our program with the object code of the library files. हम library फाइल से जो ऑब्जेक्ट कोड हमारे प्रोग्राम का बनता है और जो लाइब्रेरी फाइल का ऑब्जेक्ट कोड है उससे हम क्या कर रहे हैं? लिंक करवा रहे हैं. एंड अदर फाइल्स को हम लिंक करवा रहे हैं. द लिंकर गिव्स .exe फाइल. .exe फाइल दैट मींस एग्जीक्यूटेबल फाइल. अब यहाँ से हम इजीली समझ सकते हैं पूरी प्रोसेस को कि हमने क्या बताया. प्रोसेस जो होती है सी की, वो क्या होता है? कंपाइलेशन प्रोसेस होती है. एक पूरी कंपाइलेशन प्रोसेस होती है. अब उस कंपाइलेशन प्रोसेस में कि किस तरीके से हमें कंपाइलेशन प्रोसेस में हमें ये समझना जरूरी है कि सबसे पहले हमने सोर्स कोड बनाया. सोर्स कोड में कंपाइलर के थ्रू हमने सोर्स कोड बनाया. फिर हमने क्या किया? प्री प्रोसेसर किया, एक्सपेंड कर दिया अपने कोड को प्री प्रोसेसर के हेल्प से. एक्सपेंडेड कोड को कंपाइलर के थ्रू असेंबली कोड में चेंज कर दिया. असेंबली कोड को असेंबलर के थ्रू ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर दिया. तो हमारे पास कौन सी फाइल मिल गई? hello.object. और हमारे पास थी कौन सी फाइल? hello.c. आफ्टर दैट लिंकर आया. लिंकर ने कुछ लाइब्रेरी फंक्शन जो हमने यूज किए उसके बने बनाए फाइल होगी, उसके फंक्शंस को लिया, उसको फंक्शंस को लिया, सम अदर फंक्शंस को लिया जो अदर फाइल्स में बने हुए होंगे, लिंक करके एक .exe फाइल बना दी, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना दी पूरी की पूरी, और वो रन हो गई. तो आपका आउटपुट लिख के क्या दे दिया? अगर a प्लस b का प्रोग्राम बनाया है तो क्या दे दिया? 10 और 20 तो 30 आउटपुट दे दिया. एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के आउटपुट शो कर देगा स्क्रीन पे. So we will see IDE in our next class. Thank you. Please stay safe and don't forget to subscribe the channel and also share with your friends if you like it. Thank you.